हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 13 है। इससे पहले हम 12 क्लास से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम करने वाले हैं 14 अक्टूबर 2024 के शिफ्ट 2 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए थे? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए थे? गयासुद्दीन बलबन, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो जिसने ये दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए थे वो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी इसे अली गुरशब के नाम से जाना जाता है। अली गुरशब के नाम से इसे जाना जाता है। और इसने 1296 से 1316 तक दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। ठीक है ना, इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसने चेहरा एवं दाग प्रणाली अपनाई। ओके, अलाउद्दीन खिलजी यह दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है ना, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी इसने कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी? तो इसने बनवाई थी अलाई दरवाज़ा, हौज खास और सीरी किला। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम तो ये था मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर ये इसका गुलाम था, जिसे 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना, 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता था। ओके, क्योंकि इसने इसे 1000 दीनार देकर खरीदा था। ठीक है ना, एक मिनट। हजार दीनारी के नाम से इसे जाना जाता था, क्योंकि इसे 1000 दीनार देकर खरीदा गया था। ठीक है, मलिक काफूर को। और इनके दरबारी कवि कौन थे अलाउद्दीन खिलजी के? दरबारी कवि तो ये थे अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो यह इनके दरबारी कवि थे। ओके, तो ये डिटेल थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ। फिर अब हम बात करें गयासुद्दीन बलबन के बारे में। तो गयासुद्दीन बलबन इसने 1266 से 1287 तक शासन किया था। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन इसने लोह और रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, लोह और रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन इसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। ठीक है, जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इसने लोह रक्त की नीति के अलावा इसने सजदा और पैबोस प्रथा अपनाई। ठीक है ना, सजदा और पैबोस प्रथा अपनाई थी बलबन इसने नौरोज त्योहार की शुरुआत की थी। ठीक है ना, नौरोज
त्योहार की शुरुआत की थी इसने। बलबन इसने अपने शासनकाल में दीवान ए अर्ज और दीवान ए वजारत की शुरुआत की थी। ठीक है, दीवान अर्ज और दीवान वजारत की शुरुआत की थी। फिर हम बात करें सिकंदर लोदी की, तो सिकंदर लोदी इसने 1489 से 1517 तक शासन किया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी यह बहलोल लोदी का बेटा था। बहलोल लोदी का बहलोल लोदी का बेटा था। ठीक है ना, सिकंदर लोदी ये बहलोल लोदी का बेटा था। ओके, और सिकंदर लोदी इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है ना, 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। फिर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक यह गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। ठीक है ना, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। मोहम्मद बिन तुगलक इसने 1325 से 1351 तक शासन किया था। ठीक है, 1325 से 1351 तक इसने शासन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक इसने इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ठीक है ना, इसने अपनी राजधानी देवगिरी दिल्ली दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक इसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था। ठीक है ना, पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को, इसके कुछ निर्णयों के कारण। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक इसने अपने शासन में चांदी के सिक्के की जगह इसने तांबे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है ना, तांबे के सिक्के चलवाए थे जिनके दाम चांदी सिक्के के दाम के बराबर थे। ओके, चलिए, तो ये थी इस क्वेश्चन में डिटेल्स, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 का कौन सा अध्याय राज्य विधानमंडलों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 का कौन सा अध्याय है जो कि राज्य विधानमंडलों से संबंधित है? अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 5 या अध्याय 6? तो जो इसका है भाग 4 का कौन सा अध्याय जो कि राज्य विधानमंडलों से संबंधित है, तो यह संबंधित है अध्याय 3 से। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, अध्याय 3। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप चिदम्बरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित है? तो इनमें से कौन सा नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया, मणिपुर में से कौन सा नृत्य रूप है जो कि चिदम्बरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित है? तो यह प्रेरित है भरतनाट्यम। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये एक शास्त्रीय नृत्य है, और ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। फिर उसके बाद ऑप्शन में बात करें तो कुचिपुड़ी ये भी शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है आंध्र प्रदेश का। सत्रिया यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा 4 और शास्त्रीय नृत्य है जो कि है मोहिनीअट्टम जो कि है केरल का, कथकली ये भी केरल का है। ठीक है, केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम और कथकली। कथक तो यह उत्तर प्रदेश का है, और उड़ीसी यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं
ठीक है, तो इनसे हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो 2011 की भारत जनगणना के अनुसार किस राज्य में भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मिजोरम या गुजरात? तो जो भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है जिस राज्य का, वो है मिजोरम। राइट आंसर ऑप्शन सी, मिजोरम। ओके, चलिए नेक्स्ट है कर्नाटक के जैन बस्ती मंदिर में गर्भगृह के ऊपर एक डैश मंजिला निरंधारा विमान बना हुआ है जिसमें एक वर्गाकार गीर्वा और शिखर है। तो ये कर्नाटक की जैन बस्ती मंदिर में गर्भगृह के ऊपर एक डैश मंजिली पर है। तो ये कौन सा मंजिला, 11वां, 5 या 3 या 7? तो जो है गर्भगृह के ऊपर एक 5 मंजिला निरंधारा विमान बना हुआ है जिसमें एक वर्गाकार गीर्वा और शिखर है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव का अंत किस त्योहार के साथ होता है? नरक चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा, भाई दूज या धनतेरस? तो जो दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव का अंत जो होता है, तो ये होता है भाई दूज के साथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाई दूज। फिर बात करें हम ऑप्शन की नरक चतुर्दशी, तो नरक चतुर्दशी इसे छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, छोटी दीपावली के रूप में से मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा यह दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। ठीक है ना। फिर धनतेरस, तो धनतेरस यह 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, धनतेरस यह 5 दिवसीय उत्सव शुरुआत का प्रतीक है दिवाली के। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 1974 में MS सुब्बालक्ष्मी पहली भारतीय संगीतक बनी जिन्होंने डैश जीता? ग्रैमी पुरस्कार, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, रमन मैगसेसे पुरस्कार या पुलित्जर पुरस्कार? तो 1974 में MS सुब्बालक्ष्मी जो कि पहली भारतीय संगीतक बनी जिन्होंने पुरस्कार जीता है, तो ये इन्होंने जीता है रमन मैगसेसे पुरस्कार। राइट आंसर ऑप्शन सी। रमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में। ठीक है, फिर पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत तो ये हुई थी 1917 में, और राइट लाइवलीहुड पुरस्कार की शुरुआत तो ये हुई थी 1980 में, और ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत तो ये हुई थी 1959 में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है सेल्यूकस निकेटर किसके समकालीन थे? तो सेल्यूकस निकेटर ये किसके समकालीन थे? चाणक्य, कनिष्क, अशोक या काल अशोक? तो जो सेल्यूकस निकेटर ये समकालीन थे, तो ये थे चाणक्य के समकालीन। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाणक्य। चाणक्य इन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर बात करें कनिष्क, तो कनिष्क यह कुषाण वंश का शासक था। अशोक यह मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, फिर कालाशोक, तो कालाशोक यह शिशुनाग वंश का शासक था। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? ठीक है ना, तो किस संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? ठीक है, 42वां संशोधन द्वारा, 86वां, 70वां या 93वां? तो किस संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 86वां संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि 2002 में। ठीक है ना,
11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। फिर हम बात करें 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा, तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है ना। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है नवंबर 2023 में सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया था। तो नवंबर 2023 में सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया था। तो न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन, न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति RF नरीमन या न्यायमूर्ति NB रमना। तो जो नवंबर 2023 में सशस्त्र सेना अधिकार के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया, तो ये किया गया था न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन को। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है नेविल स्टीवन जोसेफ डिसूजा किस खेल से जुड़े हैं। तो नेविल स्टीवन डिसूजा ये किस खेल से जुड़े हैं। डिसूजा तो यह जुड़े हैं फुटबॉल से, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए फुटबॉल। नेविल स्टीवन जोसेफ डिसूजा यह फुटबॉल खेल से जुड़े हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किन दो देशों का निर्माण हुआ था। तो भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप किन दो देशों का निर्माण हुआ था। भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश या भारत और नेपाल। तो भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप जिन दो देशों का निर्माण हुआ था वो थे भारत और पाकिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान। और इनका विभाजन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1947 में। ओके, चलिए नेक्स्ट है सीधे दिल से किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो सीधे दिल से ये किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है। सुनील गावस्कर, मदन लाल, कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ। तो जो सीधे दिल से प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है वो क्रिकेटर हैं कपिल देव। राइट आंसर ऑप्शन सी कपिल देव। फिर हम बात करें सुनील गावस्कर की, तो इनकी है सनी डेज। ओके, फिर मोहिंदर अमरनाथ की तो इनकी है फियरलेस आ मैं मोयर, ठीक है ना। फेयरलेस मैं मोयर ये इनकी आत्मकथा है मोहिंदर अमरनाथ की। ओके, चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रिकेट विकेट की स्टंप ऊंचाई क्या होती है। 28 इंच, 29 इंच, 30 इंच या 31 इंच। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रिकेट विकेट की स्टंप ऊंचाई होती है 28 इंच। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है कॉर्नवालिस द्वारा आरंभ की गई स्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं थी। तो कॉर्नवालिस द्वारा आरंभ की गई स्थायी बंदोबस्त भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा या पंजाब। तो यह प्रचलित नहीं थी पंजाब में। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पंजाब। चलिए नेक्स्ट है भारत में मानसून के आगमन के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रतिवर्ष 15 जून के बाद बारिश होती है। तो भारत में मानसून के आगमन के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रतिवर्ष 15 जून के बाद वर्षा होती है। जयपुर, इम्फाल, बेंगलुरु या हैदराबाद। जो 15 जून के बाद बारिश होती है जहां पर, तो वो शहर है जयपुर। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नर्तकी ने लोक नृत्य में योगदान के लिए वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार जीता। तो किस नर्तकी ने लोक नृत्य में योगदान के लिए 2021 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार जीता। तो यह पुरस्कार जीता है मठा मी मजम्मा जोगती। राइट आंसर ऑप्शन ए मठा बी मजम्मा जोगती ने लोक नृत्य में योगदान के लिए वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार जीता। ओके, चलिए नेक्स्ट है भारत की किस राज्य सरकार ने बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वनिर्भर नारी योजना आरंभ की है। तो किस राज्य सरकार ने बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से
स्वनिर्भर नारी योजना आरंभ की है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या असम राज्य सरकार ने? तो इसकी शुरुआत की है असम राज्य सरकार ने। ठीक है, स्वनिर्भर नारी योजना आरंभ की है असम राज्य सरकार ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या गणना को नियंत्रित करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या गणना को नियंत्रित करता है? तो यह नियंत्रित करता है अनुच्छेद 246 को। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? सतलुज, चिनाब, रावी या ब्यास? तो भाखड़ा बांध यह बना है सतलुज नदी पर। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए, सतलुज नदी। ओके, सतलुज नदी की कहाँ से निकलती है ये? तो यह निकलती है कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, राक्षस ताल से यह निकलती है। ओके, फिर बात करें कि चिनाब नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश से यह निकलती है। ठीक है, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से यह निकलती है। फिर रावी नदी, तो रावी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रा से यह निकलती है। ओके, फिर है ब्यास नदी, तो ये कहाँ से निकलती है? तो ब्यास नदी यह निकलती है पीर पंजाल रेंज दक्षिणी छोर, पीर पंजाल रेंज दक्षिणी छोर रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है। ठीक है, ब्यास नदी पीर पंजाल रेंज के दक्षिणी छोर के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वह क्षेत्र जहां भूकंप तरंगे अवलोकित नहीं की जाती हैं कहलाता है? बेंटिक क्षेत्र, अवकेंद्र, छाया क्षेत्र या अधिक केंद्र? तो वह क्षेत्र जहां भूकंप तरंगे अवलोकित नहीं की जाती हैं वो कहलाता है छाया क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, स्वयं सहायता समूह के सहकारी विकास फाउंडेशन मॉडल की सदस्यता पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्राथमिक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला है यह विशेष रूप से गरीब सदस्यों को लक्षित करता है। दूसरा, यह महिलाओं को सदस्यता से बाहर रखता है। तीसरा है इसमें गरीब और गैर गरीब दोनों सदस्य शामिल हैं। और चौथा है यह विशेष रूप से गैर गरीब सदस्यों को लक्षित करता है। तो जो स्व सहायता समूह के सहकारी फाउंडेशन मॉडल की सदस्यता का ध्यान केंद्रित करने में प्राथमिक विशेषता है वो है इसमें गरीब और गैर गरीब दोनों सदस्य शामिल हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, किसी निश्चित क्षेत्र या आयतन की इकाई में जीवों की संख्या को डैश कहा जाता है? तो किसी निश्चित क्षेत्र या आयतन की इकाई में जीवों की संख्या को कहा जाता है मृत्यु दर, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या घनत्व या जन्म दर? तो इसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। पहला है कथन एक समष्टिगत घटना है। दूसरा है कथन और बाष्पीकरण दोनों समष्टिगत घटना है। और सी है बाष्पीकरण एक पृष्ठीय घटना है। और डी है बाष्पीकरण शीतलन का कारण बनता है। तो जो इनमें से गलत कथन है वो है ऑप्शन बी, कथन और बाष्पीकरण दोनों समष्टिगत घटनाएं हैं, ये ऑप्शन गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, तेल और वसा का आयोडीन मान क्या दर्शाता है? तो तेल और वसा का आयोडीन मान क्या दर्शाता है? असंतृप्त की मात्रा, संतृप्त की मात्रा, मौजूद आयोडीन परमाणुओं की संख्या या मौजूद सी परमाणुओं की संख्या। जो तेल और वसा का आयोडीन मान दर्शाता है वो है असंतृप्त की
मात्रा। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आती हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।